तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर्स के सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज है 3 जुलाई और 3 जुलाई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ पहले हमारे टेलीग्राम चैनल बाबा जी स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि सेना स्टाफ के नए उप प्रमुख कौन होंगे। तो लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार शर्मा सेना स्टाफ रणनीति के नए उप प्रमुख होंगे। सेना स्टाफ स्ट्रैटेजी के नए उप प्रमुख होंगे। अब ये संजीव कुमार शर्मा सेना स्टाफ यानी स्ट्रैटेजी के नए उप प्रमुख बने हैं, तो एक और उप प्रमुख का अपॉइंटमेंट किया गया है, जो कि आपके भारतीय वायुसेना में किया गया है। वे कौन है? तो VR चौधरी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। कौन? VR चौधरी। अब सेना की बात आ ही गई है, तो सेना के बारे में मैं एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूं कि हाल ही में MP जाबिर, कौन से? MP जाबिर नाम के भारतीय नौसेना के अग्रणी एथलीट, जिन्होंने 1 जुलाई 2021 को 400 मीटर बाधा दौड़ में पटियाला में हाल ही में संपन्न अंतर्राज्यीय एथलीट चैंपियनशिप में 49.78 सेकेंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। यानी कि MP जाबिर भारतीय नौसेना के अग्रणी एथलीट है, जिन्होंने 400 मीटर की दौड़ 49.78 सेकेंड में पूरा करके स्वर्ण पदक जीत के टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। और इसके साथ ही वे ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ में भाग लेने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बन गए हैं। तो आपसे प्रश्न डायरेक्ट पूछ सकता है कि 400 मीटर बाधा दौड़ में भाग लेने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने हैं? तो MP जाबिर 400 मीटर में भाग लेने वाले पहले भारतीय एथलीट पुरुष बन गए हैं। अब MP जाबिर के कहाँ के बने हैं? नौसेना के बने हैं। तो नौसेना प्रमुख कौन है? तो नौसेना प्रमुख है आपके एडमिरल करमबीर सिंह। इसको तो मैं एक साथ आपको बताऊंगा। उससे पहले ये कहाँ पे क्वालिफाई किए हैं? ओलंपिक में। ओलंपिक में क्वालिफाई किए हैं, और किस रूप में? एथलीट के रूप में, पहले भारतीय एथलीट के रूप में। तो मैं आपको ओलंपिक के बारे में फिर से बता देता हूँ। ओलंपिक सब जहाँ भी आए, आपको जितना बातें मैं अभी बताऊं उसको हमेशा रिपीट करना है। ओलंपिक 2021 का ओलंपिक कहाँ हो रहा है? तो 2021 का आपका जो ओलंपिक हो रहा है वह टोक्यो में हो रहा है, जो कि 2020 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से 2021 में ट्रांसफ़र हो गया। फिर आपका 2022 का ओलंपिक कहाँ होगा? तो 2022 का ओलंपिक चीन की कैपिटल बीजिंग में होगा। और इसके साथ ही बीजिंग दुनिया का पहला ऐसा स्टेट बन जाएगा आपका, या यूँ कहे सिटी बन जाएगा, जहाँ पे आपके समर और विंटर दोनों ओलंपिक ऑर्गेनाइज होंगे। इससे पहले 2008 में बीजिंग में समर ओलंपिक ऑर्गेनाइज हुआ था, और 2022 में आपका विंटर ओलंपिक ऑर्गेनाइज होगा। कहाँ पे? बीजिंग में। तो अब 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा? तो 2024 का ओलंपिक पेरिस फ्रांस में होगा। 2026 का ओलंपिक कहाँ होगा? तो 2026 का ओलंपिक मिलन कॉर्टिना डी एम्पिजो में होगा। 2028 का ओलंपिक कहाँ पे होगा? तो 2028 का ओलंपिक आपका लॉस एंजल्स में होगा। अब कभी कभी आपसे बैक वाले ओलंपिक के रिगार्डिंग भी प्रश्न पूछ देता है आपके एग्जाम में। तो आपका 2018 का ओलंपिक कहाँ हुआ? तो 2018 का ओलंपिक आपका प्योंगचांग यानी साउथ कोरिया में हुआ। 2016 का ओलंपिक कहाँ हुआ? तो 2016 का आपका ओलंपिक रियो डी जेनेरिया ब्राजील में हुआ। और आपसे यह भी पूछ सकता है कि ओलंपिक की शुरुआत कब की गई थी? तो ओलंपिक की शुरुआत आपकी 1896 में की गई थी, और 1994 के बाद से ओलंपिक को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। उससे पहले तक ओलंपिक 4 साल में ऑर्गेनाइज हो जाता था, लेकिन 1994 के बाद इसे 2 पार्ट यानी समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक में ऑर्गेनाइज करके 2-2 साल पे कंडक्ट कराया जाता है। तो ये तो हो गई ओलंपिक की बातें। अब यह क्वेश्चन आपके डिफेंस से रिलेटेड है, तो मैं आपको सभी सेनाओं के प्रमुखों के बारे में बता देता हूं। तो सबसे बड़ा सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सर्वोच्च सेनापति हमारा देश का प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम के कौन है? रामनाथ कोविंद है हमारे प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट। तो सर्वोच्च सेनापति किसे कहा जाता है? तो देश के राष्ट्रपति को। और वे कौन है? अभी रामनाथ कोविंद हमारे सर्वोच्च सेनापति हैं। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया है। RKS भदौरिया, जो कि 26 नंबर के वायुसेना अध्यक्ष हैं।
अब बात कर लेते हैं नौसेना अध्यक्ष कौन है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि एडमिरल करमबीर सिंह नौसेना के अध्यक्ष हैं। और ये कितने नंबर के? तो ये 24वें नंबर के नौसेना के अध्यक्ष हैं। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने थल सेना के अध्यक्ष है और ये 28वें नंबर के थल सेना के अध्यक्ष है। और आपको बता दें कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, यानी CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पहले हैं बिपिन रावत। बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है और इन्हीं के एक नए उप प्रमुख के रूप में संजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। फिर महानिदेशक जिसे सैन्य संचालक या DGMO कहा जाता है वे कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह है DGMO, लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो प्रश्न संख्या हमारा 2 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 29 जून 2021 को चीन को आधिकारिक रूप से मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया और इसी के साथ चीन एशिया का दूसरा देश बन गया जो कि पूरी तरह से मलेरिया मुक्त है। यानी आपको बता दें कि चीन ने लगातार 4 वर्षों में स्वदेशी मलेरिया के मामलों को शून्य बनाए रखा है अपने लगातार 4 वर्षों में, जिस कारण से उसे इस पुरस्कार से नवाजा गया या यूँ कहे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया। अब यह चीन को किया गया है तो चीन के बारे में जान लेते हैं। तो चीन की कैपिटल कहाँ है? बीजिंग है। और बीजिंग का नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि बीजिंग अगले साल 2022 में दुनिया का पहला एक सिटी बन जाएगा जिसने समर और विंटर दोनों ओलंपिक होस्ट किए हो। चीन की करेंसी क्या है? तो चीन की करेंसी रेनमिन है। और चीन के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो चीन के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। और चीन के प्रेजेंट टाइम के PM कौन है? तो ली किकियांग चीन के प्रेजेंट टाइम के PM है। और चीन की करेंसी क्या है? तो चीन की करेंसी रेनमिन भी है, मैंने आपको बता दिया। और चीन की संसद का क्या नाम है? तो पीपुल्स कांग्रेस चीन की संसद का नाम है। और आपके अमेरिका की संसद का क्या नाम है? तो सीधे कांग्रेस अमेरिका की संसद का नाम है। अब यह WHO के द्वारा जारी किया गया है। तो WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले WHO की स्थापना कब की गई? तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। इसके प्रेजेंट टाइम के हेड कौन है? तो टेड्रोस अधानो WHO के प्रेजेंट टाइम के हेड है या यूँ कहें कि चीफ है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत ने 2021 के लिए वैश्विक स्टार्टअप रैंकिंग में तीन स्थान की छलांग लगाई है और इसके साथ 20वां स्थान प्राप्त किया है। अब ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत का तो स्थान 20 नंबर का है। तो नंबर 1 पे कौन है? तो नंबर 1 पे है आपका अमेरिका। नंबर 2 पे कौन है? यूनाइटेड किंगडम नंबर 2 पे है। फिर नंबर 3 पे कौन है? तो इजराइल। नंबर 4 पे कनाडा। 5 पे आपका जर्मनी और भारत आपका 20 नंबर पे है इस इंडेक्स में, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत कितने नंबर पे है? 20वें नंबर पे है। और इससे पहले मैंने आपको कुछ दिन पहले एक और इंडेक्स याद करवाया था जो कि इंडेक्स था आपका साइबर सुरक्षा इंडेक्स। तो साइबर सुरक्षा इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? तो साइबर सुरक्षा इंडेक्स में भारत का स्थान है 10वां स्थान है विश्व में, जो कि पहले की अपेक्षा बहुत ही अच्छा स्थान हुआ है साइबर सुरक्षा इंडेक्स में। तो इंडेक्स आप याद करते चलो, कोई भी इंडेक्स आएगा मैं पीछे जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है मैं उसको रिपीट करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 है कि निम्न में से कौन से देश की क्रिकेट टीम भारत को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? मतलब क्या, इस क्वेश्चन से एक और फैक्ट निकलता है कि इससे पहले तक भारत मात्र एक ऐसा टीम था जो कि सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने का रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा था, परंतु अब यह रिकॉर्ड एशिया के ही एक कंट्री ने अपने नाम कर लिया है। आप लोग सोच रहे हैं कि नल्ला पाकिस्तान होगा, जी नहीं, श्रीलंका ऐसा कंट्री बन गया है जो कि यानी श्रीलंका क्रिकेट टीम ऐसी कंट्री की टीम बन गई है जो कि सबसे ज़्यादा वनडे मैच हार चुकी है। और इन्होंने अभी तक कुल 428 वनडे मैच हारकर भारत को पीछे छोड़कर दुनिया की नंबर 1 सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो फ्रेंड्स यह प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हारने में नंबर 1 कौन पे है?
तो श्रीलंका है सबसे ज़्यादा वनडे हारने में। तो अब यहाँ क्रिकेट की बात आ गई है। तो पीछे मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीता, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, तो न्यूजीलैंड में जीता। और उसके कप्तान कौन थे, तो केन विलियमसन उसके कप्तान थे। और कल ही मैंने आपको केन विलियमसन से रिलेटेड एक फैक्ट बताया था कि वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 स्थान किसका है, तो वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग में बैटिंग की बात करें यानी बल्लेबाजी की बात करें तो नंबर 1 स्थान पे है हमारे केन विलियमसन, जो कि न्यूजीलैंड के प्रेजेंट टाइम के कप्तान है। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब भी न्यूजीलैंड ने ही जीता है भारत को हराकर। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 है कि भारतीय रेलवे ने अगस्त 2021 में भारत दर्शन विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत यात्रियों को निम्नलिखित में से किस यात्रा का मौका मिलेगा, तो भारतीय रेलवे ने अगस्त 2021 में 7 ज्योतिर्लिंगों सहित कई शीर्ष पर्यटन स्थलों को शामिल करते हुए एक विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इसके तहत 14 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2021 तक IRCTC द्वारा भारत दर्शन स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा, जिसके साथ साथ यात्रियों को स्टैचू ऑफ यूनिटी, परली बैजनाथ और द्वारिकाधीश मंदिर, साबरमती आश्रम का भी दर्शन कराया जाएगा। तो यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम ग्रुप डी NTPC जो कि फोर्थ फेज का नोटिफिकेशन आ गया है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विमानन उद्योग में ऑस्कर कहे जाने वाला सम्मान 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। तो मतलब सीधा सवाल आपसे यह है कि एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड कौन जारी करता है। क्या सवाल है आपका, एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड जारी करने वाला कौन है, तो एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड जारी करता है, जो कि इस बार का अवार्ड आपका गया है कोरियन एयर्स को। कोरियन एयर्स को एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड द्वारा विमानन उद्योग में ऑस्कर कहे जाने वाले सम्मान 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। पुरस्कार समारोह 5 अक्टूबर 2021 को बोस्टन में आयोजित किया जाएगा और इसकी शुरुआत हुआ था 1974 में एयरलाइन ऑफ द ईयर का शुरुआत। अब आपसे एक और प्रश्न पूछ सकता है कि विमानन उद्योग में ऑस्कर किसे कहा जाता है, तो विमानन उद्योग में ऑस्कर एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड को कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 7 है कि जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से किसने सरल पेंशन योजना की शुरुआत की, तो जुलाई 2021 में यानी 1 जुलाई 2021 को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने सरल पेंशन योजना की शुरुआत की। यह एक नॉन लिंक्ड नॉन प्रॉफिटेटिंग सिंगल प्रीमियम व्यक्तिगत तत्काल वार्षिकी योजना है, जिसकी शुरुआत LIC ने सरल पेंशन योजना नाम से की, जिसमें पॉलिसी धारकों को एक बार एक मुश्त राशि के भुगतान के बाद 2 वार्षिकी विकल्प प्रदान करेगी। यह पॉलिसी धारक को योजना खरीदने के 6 महीने के बाद ऋण सुविधा भी प्रदान करती है। तो अब यह LIC ने जारी किया है, तो LIC के बारे में जान लेते हैं। तो LIC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में LIC का हेडक्वार्टर है। और LIC के प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन कौन है, तो MR कुमार LIC के प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन है। तो प्रश्न इस प्रश्न में इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार एक्वेटिक किंगडम की स्थापना की गई है, तो बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर पहली बार एक्वेटिक किंगडम की स्थापना की गई है। यह अमेजन रिवर कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जिसमें मछलियों की दुर्लभ प्रजाति से लेकर विदेशी समुद्री पौधों वाले इस एक्वेटेरियम को देखने के लिए केवल 25 रुपये का आपको शुल्क प्रदान करना होगा। इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने HNI एक्वेटिक किंगडम के सहयोग से अपनी तरह का अनूठा एक्वेटिक पार्क विकसित किया है। अब फ्रेंड्स बढ़ते अपने प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 है कि इजराइल के शोधकर्ताओं ने कितने परमाणुओं की मोटाई वाली विश्व की सबसे नन्ही तकनीक का निर्माण किया है, तो इजराइल के शोधकर्ताओं ने केवल 2
परमाणुओं की मोटाई वाली विश्व की सबसे नन्ही तकनीक का इजाद किया है, यानी नन्ही तकनीक का निर्माण किया है। नई तकनीक आपकी जो होगी प्रकृति में सबसे स्थिर और निष्क्रिय सामग्री में से एक में विज्ञान के लिए ज्ञात सबसे पतली इकाई में सूचना और भंडारण क्या सक्षम बनाती है। ओहो, मेरा पेन वर्क सही से नहीं कर पा रहा, सॉरी फॉर डैट। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि इजराइल की जो एक शोधकर्ता ने 2 परमाणुओं वाली मोटाई वाली विश्व की सबसे नन्ही तकनीक का निर्माण किया है, और इस नई तकनीक की प्रकृति में सबसे स्थिर और निष्क्रिय सामग्री में से एक में विज्ञान के लिए ज्ञात सबसे पतली इकाई में सूचना के भंडारण को सक्षम बनाती है। इससे घनत्व, गति, ऊर्जा खपत और दक्षता के मामले में भविष्य के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सुधार की उम्मीद है। तो अब यह इजराइल ने इजाद की है। किसने इजाद की है? इजराइल ने। तो इजराइल की कैपिटल कहाँ है? तो जेरूसलम इजराइल की कैपिटल है। इजराइल की मुद्रा क्या है? तो इजराइल शेकल इजराइल की मुद्रा है। इजराइल के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो रूवेन रिवलिन इजराइल के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। और इजराइल के प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री कौन है? तो नफ्ताली बेनेट इजराइल के प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री है। और इजराइल का राष्ट्रीय खेल कौन है? तो एसोसिएशन फुटबॉल इजराइल का राष्ट्रीय खेल है। तो फिर इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 10 की ओर। उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित राम वन गमन मार्ग का प्रारूप तैयार किया गया। निम्नलिखित में से किस स्थान से होते हुए चित्रकूट तक मार्ग विकसित किया जाना है? तो उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित राम वन गमन मार्ग का प्रारूप तैयार किया गया। यह परियोजना सीता और भाई राम लक्ष्मण के साथ वनवास के रास्ते में भगवान राम द्वारा अपनाए गए मार्ग के पुनः अनुरेखण का प्रयास है। इस मार्ग को सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, श्रृंगेरपुर धार, मझनपुर और राजापुर होते हुए चित्रकूट तक विकसित किया गया। यानी कि आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यह उत्तर प्रदेश में किया गया है, तो जैसे ही आपके दिमाग में उत्तर प्रदेश आए तो वो 3 नाम आपके दिमाग में जरूर आने चाहिए जिसका बदलाव उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। सबसे पहला नाम, इलाहाबाद का नाम बदल कर क्या रख दिया है? तो प्रयागराज इलाहाबाद का नाम बदल कर रख दिया है। मुगल सराय का नाम क्या बदल कर रख दिया गया है? तो दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगल सराय का नाम बदल कर रख दिया गया है। फैजाबाद का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? तो अयोध्या फैजाबाद का नाम बदल कर रख दिया गया है। और कल ही मैंने आपको बताया था कि झांसी रेलवे स्टेशन के नाम बदलने के लिए प्रस्ताव योगी आदित्यनाथ की सरकार ने रेलवे बोर्ड को भेज दिया है, जिसका नाम रानी लक्ष्मीबाई रखने की प्रस्ताव की बात कही गई है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन जिससे मैंने आपको करवाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर हमारा सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।